हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चंस का। इसका सेट नंबर 3 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है? 13 और इसका रिलेशन है 170 से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 13 से बहुत बड़ा नंबर है, तो 13 का स्क्वायर करके चेक करो। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। अगर इसमें हम लोग 1 ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। सेम लॉजिक इधर अप्लाई कर दो। अगला नंबर क्या है? 20 है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400। और इसमें +1 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 401। यही क्या हो जाएगा? आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? यदि जानवरों को लाल कहा जाता है, लाल को पानी कहा जाता है, पानी को आकाश कहा जाता है, आकाश को बादल कहा जाता है, बादल को हवा कहा जाता है और हवा को मछली कहा जाता है, तो मछली कहाँ रहती है? तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो हमसे चीज़ पूछी जाती है। अगर यहाँ पर बात करते हैं मछली कहाँ रहती है, तो मछली हमें पता है कहाँ रहती है, पानी में रहती है। यानी हमारा करेक्ट आंसर, मतलब इसके अकॉर्डिंग देखें तो मछली पानी में रहती है। बस ये चीज़ देख लो कि पानी को क्या कहा गया है। पानी को क्या कहा गया है? आकाश कहा गया है। यानी पानी को नाम दिया गया है आकाश। तो अब मछली कहाँ रहेगी? आकाश में रहेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? वह विकल्प चुने जो आकृतियों की निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है कि पहले सर्कल है, उसके अंदर क्या दिया गया है? ट्रायंगल है। यहाँ पर ट्रायंगल बाहर आ गया है। अब यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, इसके अंदर तो कुछ है नहीं। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएँ तो इसको अगर हम ये सोचें कि इसको अगले उसमें क्या कर दें, मतलब जो भी बाहर आकृति आएगी उसके अंदर इसको कर देते हैं, तो सिर्फ जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ये मैच कर रही है अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर दे। हालांकि यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है वो इधर लग नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आकृति है वो जिस भी फिगर के अंदर होगी वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह विकल्प चुने जो घनिष्ठ रूप से निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि जैसे दिखता है। तो यहाँ पर वर्ड क्या दिया गया है? HUNT। यहाँ पर क्या कर दिया गया? मिरर लगा दिया गया। मैंने बताया था कि जब मिरर इमेज बताते हैं तो जो चीज़ सबसे नज़दीक होती है वो सबसे नज़दीक रहेगी, और जो सबसे दूर होता है वो इधर भी सबसे दूर रहेगा। टी का सेम बनेगा। अगर एन की बात करें तो एन कैसे बन जाएगा? एन अपोजिट दिखेगा, इस टाइप से बनेगा एन यहाँ पर। और फिर अगर बात करते हैं यू, यू तो चेंज नहीं होगा, एज इट इज बन जाएगा। एच भी, इसकी भी मिरर इमेज चेंज नहीं होगी, यही बनेगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है? यू यहाँ पर उल्टा हो गया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? सारे वर्ड एज इट इज हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखते हैं तो TNUH, ये क्या है? सही हो जाएगा। यहाँ पर भी यू की वजह से ये गलत होगा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? विनय का मुंह दक्षिण दिशा में था, वह दाहिनी तरफ घूमा और 20 मीटर की दूरी तक चला। फिर वह दाहिनी तरफ घूमा और 10 मीटर की दूरी तक चला। फिर वह बाएं तरफ घूमा और 10 मीटर की दूरी चला। और फिर वह दाहिनी तरफ घूमा और 20 मीटर की दूरी चला। फिर वह दोबारा दाहिनी तरफ घूमा और 60 मीटर की दूरी चला। शुरुआती बिंदु के संबंध में इस समय उसका मुंह किस दिशा में था? तो इसमें क्या करते हैं, ये डायरेक्शन क्वेश्चन में साथ साथ बनाते रहते हैं जैसे जैसे वो घुमा रहा है। विनय का मुंह दक्षिण दिशा में था, मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन विनय की ये है यहाँ पर, और इसका मुंह किधर है? साउथ। साउथ इधर होगा, यानी ये इसका क्या होगा? राइट होगा, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले वह दाहिनी तरफ घूमा, दाहिनी मतलब राइट।
राइट घूमा और कितना चला वो 20, तो इसको राइट मोड़ के कितना चला दो 20, ये हो गया 20। फिर क्या हुआ, फिर वह दाहिनी तरफ घूमा, फिर से राइट मुड़ा, तो अब यहाँ से राइट किस तरफ मुड़ेगा, और 10 मीटर चला है तो इस साइड मुँह है तो राइट ऊपर होगा, ये 10 चल गया, यहाँ पर पहुँच गया। फिर क्या कह रहे हैं, फिर वह बाएं तरफ घूमा और 10 मीटर की दूरी चला। अब अगर बाएं घूमेगा तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है और उसका मुंह किधर फेस कर रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में है वो, तो राइट इधर होगा। वह बाएं तरफ घुमा, सॉरी हमें लेफ्ट घुमाना है तो लेफ्ट इस साइड होगा 10 मीटर। फिर से 10 मीटर चल दिया ये हो गया 10, ये 10 था और ये भी 10 था। फिर क्या कह रहे हैं, फिर वह दाहिनी तरफ घूमा, अब फिर किस तरफ घूम गया, राइट। अब यहाँ पर चल रहा है तो राइट, राइट किधर होगा, ऊपर की साइड हो जाएगा, और राइट चलने के बाद कितना चला है वो 20 मीटर, तो फिर से ऊपर चला दो 20 मीटर, मान लेते हैं कि ये 20 मीटर हो गया। अब क्या कह रहे हैं, फिर वह दोबारा दाहिनी तरफ घूमा, दाहिनी मतलब राइट, अब ऊपर चल रहा है तो राइट किधर चलेगा, राइट इस साइड होगा, और कितना जा रहा है 60 मीटर। अब ये मान लेते हैं कि कितना चला गया 60 मीटर मान लेते हैं, ये हो गया, और यहाँ पर ये पहुँच गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब क्या कह रहे हैं, शुरुआती बिंदु के संबंध में इस समय उसका मुंह किस दिशा में था, तो शुरुआती वो यहाँ पर था। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये ईस्ट, और इधर क्या होगा वेस्ट हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन किधर पड़ेगी, ये डायरेक्शन अगर यहाँ से देखें तो यही तो पड़ेगी, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपको एक प्रश्न तथा दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। प्रश्न क्या है, ए बी सी और सी डी और ई के बीच सबसे हल्का कौन सा है। कथन क्या है, सी बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है। तो देखो यहाँ पर पहले कथन को बना लेते हैं, क्या बोला गया है यहाँ पर, सी बी और ई से भारी है, सी किससे भारी है, बी एंड ई से, लेकिन डी से हल्का है, तो सी डी से हल्का है, ये कंडीशन हो गई। डी सबसे भारी नहीं है, डी सबसे भारी नहीं है, हमें बताना क्या है सबसे हल्का कौन सा है। तो मान लिया कि डी सबसे भारी नहीं है, अब हमें बी और ई में तो पता नहीं कि कौन हल्का है या कौन भारी है, और हमसे पूछा क्या गया है कि सबसे हल्का कौन सा है, तो हम यहाँ पर ये बता ही नहीं पाएंगे कि लास्ट में कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि आंसर्स क्या है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले कथन सेकंड में डाटा पर्याप्त है, तो गलत बात है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक और दो दोनों का मिलाकर डेटा आवश्यक है, तो हमने दोनों कथनों का यूज किया लेकिन फिर भी आंसर नहीं निकला, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिलाकर डेटा पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही लिखी है, हमने कथन एक का भी यूज किया, दो का भी यूज किया, लेकिन हमें आंसर नहीं मिला, तो यहाँ पर ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब अकबर को उसके बाएं तरफ 4 स्थान हस्तांतरित कर दिया गया तो पंक्ति के बाएं सिरे से उनकी स्थिति 10वीं हो गई। अगर मुकेश की स्थिति अकबर के पहली स्थिति से दाहिनी तरफ 3 स्थान पर थी तो अब पंक्ति के दाहिने छोर से मुकेश की स्थिति क्या होगी। तो देखते हैं इसको। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये लाइन है, ये इधर लेफ्ट इंड हो जाएगा ये, और इधर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बोला गया है कि जब अकबर को उसके बाएं तरफ 4 स्थानांतरित कर दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि अकबर की इनिशियल पोजीशन, मान लेते हैं ये अकबर की इनिशियल पोजीशन थी,
अब बोला क्या गया है, 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया है उसकी बाएं तरफ। तो अकबर अगर यहाँ पर बैठा है तो इसका बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट किस साइड पड़ेगा, इस साइड। तो 1 2 3 और 4। अब मान लेते हैं अकबर यहाँ पर आ गया, ये नई पोजीशन डैश से दिखा दे रहे हैं हम। तो पंक्ति के बाएं सिरे से उसकी स्थिति कौन सी हो गई, 10वीं। तो इधर से अगर लेफ्ट से देखें तो ये 10th पोजीशन है। लेफ्ट से कौन सी पोजीशन हो गई, 10th हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर मुकेश की स्थिति अकबर के पहले की स्थिति से, यानी इस स्थिति से बताई गई है मुकेश की स्थिति, दाहिनी तरफ 3 स्थान, दाहिनी मतलब अकबर के राइट, अकबर की पहली स्थिति क्या थी, ये थी। यहाँ से राइट 1 2 और 3, यहाँ पर कौन है, मुकेश। तो अब पंक्ति के दाहिने छोर से मुकेश की स्थिति क्या होगी, हमें बताने हैं मुकेश की स्थिति राइट से क्या होगी। तो ये देखो, यहाँ पर ये 10th है, तो ये 11th 12th 13 14 15 16 17th। अगर हम लेफ्ट से देखें तो यहाँ पर मुकेश की पोजीशन क्या बनेगी, 17th, ये लेफ्ट से है। देखो यहाँ पर 10th पोजीशन ये थी, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17th। अब देखते हैं, हमें बतानी है राइट से पोजीशन। तो हमने क्या बताया था, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल कितने थे हमारे पास, 40। हमें राइट से पोजीशन बतानी है, लेफ्ट से हमें पता है 17th है, -1। 17 - 1 कितना हो जाएगा, 16। 16 इधर आके माइनस कर दो राइट से, 40 - 16, 10 से 6 जाएगा 4 आएगा, और 3 से 1 आएगा 24। तो मुकेश की राइट से पोजीशन क्या हो जाएगी, 24। एम लिख दे रहा हूँ, यानी राइट पोजीशन ऑफ मुकेश, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निवेथा और उसकी माँ की उम्र का योग 56 वर्ष है। 4 साल बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। निवेथा और उसकी माँ की वर्तमान उम्र क्रमशः कितनी है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, निवेथा है और उसकी मदर है। तो मान लेते हैं जो निवेथा है यहाँ पर, उनकी जो प्रेजेंट एज है, एक्स से नोट कर लेते हैं, और इनकी मदर जो है, इनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं वाई। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दोनों की उम्र का योग कितना दिया है, 56 है। तो यहाँ पर x + y क्या लिख लेंगे, 56 हो गया। फिर आगे क्या बोला गया है, 4 साल बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। 4 साल बाद, तो क्या बोला जा रहा है, 4 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी, और उनकी माँ की एज भी कितनी हो जाएगी, y + 4 हो जाएगी। फिर बोला क्या गया है कि माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 3 गुनी होगी, यानी ये जो माँ की उम्र है ये इनकी बेटी की उम्र की 3 गुनी है। यानी अगर इनको हम इक्वल लिखना चाहें तो इधर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। भाई नितेश, तो यहाँ पर इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा 3x + 12 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, y + 4। y को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 3x - y इज इक्वल टू 12 को इधर ले आओ, तो प्लस का 4 - 12 कितना बचेगा, -8। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2 है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, इधर कर लेते हैं इसको, प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3x + x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 56 और माइनस का 8, 16 से 8 जाएगा 8, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी 12 वर्ष। और
यहाँ पर x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, इसमें रख लेते हैं फर्स्ट में। x की वैल्यू जब यहाँ पर 12 रखो, 12 इधर होकर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 56 माइनस का 12, 6 से 2 जाएगा 4, 5 से 1 जाएगा 4। तो देखो x क्या था, निवेथा की आयु कितनी हो जाएगी 12, और y क्या था, मदर की आयु कितनी हो जाएगी 44। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है यहाँ पर डिवाइड, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। देखो इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा होगा। प्लस को लिखा गया है इसमें मल्टीप्लाई, फिर माइनस को डिवाइड, फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई को लिखा गया है इसमें माइनस, और फिर डिवाइड को लिखा गया है प्लस। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है देखो, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, 74 के बाद माइनस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर डिवाइड है। अब देखते हैं 26 प्लस को हमने क्या किया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 74, माइनस क्या है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड लगा दो, क्या हो जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाई क्या है माइनस है, तो माइनस का 5, और यहाँ पर क्या लगा है डिवाइड, डिवाइड को हमने क्या लिखा है प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 26 इंटू 74, और यहाँ पर इस डिवाइड को हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई 1/4, माइनस का 5 + 4 कितना हो जाएगा माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 3 बचेगा, अलग अलग काटना पड़ेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 13 = 26, और यहाँ पर 2 से फिर से कट कर दो, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 × 27 × 1, यानी 13 × 37 माइनस का 1। तो इसको मल्टीप्लाई लिख लेते हैं पहले, 13 × 37 माइनस का 1, 13 7 जा कितना हो जाएगा 91, 9, 13 3 जा 39, 39 + 9 कितना हो जाएगा 48, माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 481 से 1 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 480। यही क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आपको 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों से निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी चुनें। कथन क्या है, सुमन प्रतिभाशाली है, सुमन पुरुष है। निष्कर्ष क्या दिए गए हैं, पुरुष प्रतिभाशाली होते हैं, सुमन प्रतिभाशाली है क्योंकि वह पुरुष है। तो देखो हम कथन से निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, कथन अगर पॉजिटिव है तो क्या जो निष्कर्ष निकलेगा पॉजिटिव ही निकलेगा, और कभी कथन में हम मतलब उल्टा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, सुमन प्रतिभाशाली है, सुमन पुरुष है। तो पहला कथन क्या है, पुरुष प्रतिभाशाली होते हैं, तो ऐसा कथन में कहीं लिखा नहीं गया है कि पुरुष प्रतिभाशाली होते हैं। सुमन प्रतिभाशाली है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि सुमन पुरुष प्रतिभाशाली होते हैं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या दिया गया है, सुमन प्रतिभाशाली है क्योंकि वह पुरुष है। तो कोई ज़रूरी है कि सुमन प्रतिभाशाली है इसलिए वह पुरुष है, या यहाँ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो ना तो फर्स्ट अनुसरण करेगा ना तो सेकंड, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं, सुनीता प्रीति के बगल में बैठी। इसको साथ में लिख लेते हैं। देखो एक पंक्ति में 5 दोस्त बैठे हैं, सुनीता प्रीति के बगल में बैठी है। अब मान लेते हैं ये सुनीता है, ये प्रीति है, यहाँ से हमने ड्रा कर लिया ये कंडीशन। लेकिन धान्या के बगल में नहीं बैठी हैं। अब सुनीता प्रीति के बगल में बैठी हैं, वो धान्या के मतलब धान्या इस पोजीशन पे नहीं आ सकती हैं। बाकी पोजीशन कितनी बची, और ये और 2, तो धान्या या तो यहाँ आएगी या फिर धान्या यहाँ आएगी। अगली क्या है लाइन, किरुबा रोहिणी के बगल में बैठी है जो सबसे बाईं तरफ बैठी है। तो देखते हैं,
दूसरी कंडीशन क्या है, किरुबा जो है रोहिणी के बगल में बैठी, यानी जो किरुबा है रोहिणी के बगल में बैठी, जो सबसे बाईं तरफ बैठी, जो किसके लिए वर्ड यूज होता है, जो बाद में लिखा होता है, यानी रोहिणी के लिए। अब बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट, यानी लेफ्ट, ये सबसे बाएं कौन बैठा है, बैठा रोहिणी, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, रोहिणी। अब इनके बगल में कौन बैठा है, किरुबा, तो किरुबा क्या हो जाएंगी, इनके बगल में हो जाएंगी, बचे 3%। तो एस और पी तो साथ में रहेंगे, और अगर हमने एस और पी को सपोज करो कि यहाँ पर कर दिया, तो धान्या को क्या होगा, यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो सुनीता है वो प्रीति के बगल में बैठी है लेकिन धान्या के नहीं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे धान्या नहीं आ सकती, यानी ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एस और पी यहीं पर आएंगे, तो धान्या की पोजीशन क्या बची, ये हो जाएगी, तो ये करेक्ट हमारा बन जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि सुनीता के पास कौन बैठी है, तो सुनीता के पास कौन हो जाएगा, किरुबा और प्रीति। यहाँ पर आंसर जो है फर्स्ट होगा, किरुबा और प्रीति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में वह वैन आरेख चुने जो दिए गए 3 वर्गों जीप, कार और वाहन के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह से दिखाता है। तो देखो इसमें ऑप्शन पे आप मत जाया करें, सीधे आप अपने तरीके से ड्रा कर लिए। वाहन, जीप और कार, तो जीप और कार दोनों क्या है, वाहन है, तो जीप भी वाहन है। अब देखो जीप और कार में कोई रिलेशन होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है, तो जीप और कार दोनों अंदर क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। ये जीप हो गया, ये कार हो गया, ये व्हीकल हो गए सारे। तो करेक्ट क्या हो गया, ऐसा कौन सा बना है, फर्स्ट बना है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, अगर एक घड़ी को 7 बजाने में 7 सेकंड लगते हैं तो उसे 9 बजाने में कितना समय लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर एक घड़ी को 7 बजाने में 7 सेकंड लगते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके बीच में जो गैपिंग है, अंतराल है, वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर हम लोग यहाँ पर ये निकालें कि समय अंतराल कितना लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, देखो घंटी की घड़ी कितना बजा रही, 7, और बीच में गैपिंग कितनी आ रही, 6, यही तो आ जाएगा, एक कम रहेगा। अब देखो पहली घंटी बजी, उसके 7/6 सेकंड के बाद, 7/6 सेकंड के बाद दूसरी बजेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठी, फिर सातवीं जब बज गई तो उसके आगे तो जाना नहीं है, इसलिए समय अंतराल क्या आ जाएगा, 7/6। अब बजाना कितना है, 9। अगर यहीं पर हमें 9 बजाना हो तो उसके बीच में गैपिंग कितनी आएगी, 8 आएगी, यानी 8 टाइम का समय अंतराल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/9 समय अंतराल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/6, और इंटू 8 करेंगे, 9 नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में गैपिंग कितनी आएगी, 8 आएगी। इसको कट कर लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28/3। ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया गया तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 9 3 जा 27, ऊपर कितना आ जाएगा 1, और अपॉन 3 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से विषम का पता लगाएं। मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मंगल क्या है, एक ग्रह है, बृहस्पति भी एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है, यह है एक उपग्रह है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी की तरफ इंगित करते हुए माला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। माला से आदमी का संबंध क्या है। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक आदमी की तरफ माला ने बोला है, तो एक ये हो गई माला, और इन्होंने एक आदमी की तरफ इशारा करके बोला है, ये हो गया मैन। इसको क्या कर देते हैं ट्रायंगल में, क्योंकि मैन है, और इनको कर देते हैं सर्कल में। माला ने क्या कहा है, उसकी माँ,
मतलब इस जो आदमी है इसकी मदर, मदर इनके ऊपर जाएंगी ऐसे सर्कल में। मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो माला की माँ यहाँ पर इनके ऊपर कर दो। ये माला की मॉम हो गई। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो अब देखो इसकी माँ इनके माँ की इकलौती बेटी है, तो इनकी इकलौती बेटी तो यही हुई ना, और इसकी माँ इनकी इकलौती बेटी है, तो ये मतलब मैन कहाँ होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये बन गया हमारा ट्री। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, माला से आदमी का संबंध क्या है, तो माला के लिए आदमी क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। देखो यहाँ पर क्या है कि माला ने बोला है कि उसकी माँ यानी इस आदमी की जो माँ है, मेरी माँ की, इनकी माँ की इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी तो यही हुई ना, माला ही तो इनकी बेटी है, तो यही इकलौती बेटी हुई और यही इस आदमी की क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक स्कूल में 5 शिक्षक हैं, फिर पी और क्यू कंप्यूटर विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आर और क्यू अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाते हैं, एस और पी गणित और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाते हैं, टी और क्यू हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। किस विषय को 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या है, पी और क्यू जो है ये क्या करते हैं, कंप्यूटर विज्ञान यानी CS और इंग्लिश। अभी हमें ये नहीं पता है कि इनमें से कौन क्या पढ़ाता है। फिर क्या है, आर और क्यू अंग्रेजी और विज्ञान, तो यहाँ पर देखो आर एंड क्यू क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश एंड साइंस। एस और पी गणित और कंप्यूटर, तो यहाँ पर एस और पी ये क्या पढ़ा रहे हैं, गणित और कंप्यूटर यानी मैथ्स एंड कंप्यूटर विज्ञान यानी CS कंप्यूटर साइंस। टी और क्यू हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर टी एंड क्यू ये क्या होंगे, हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। अब देखो ये तो हो गई कंडीशन कि हमें ये दिया गया है। फिर देखो अगर हम इन 2 स्टेटमेंट से देखें, फर्स्ट और सेकंड से, दोनों में क्यू कॉमन है और इधर दोनों में क्या है, इंग्लिश कॉमन है, यानी क्यू क्या पढ़ाता होगा, इंग्लिश पढ़ाता होगा, यानी यहाँ से क्यू कन्फर्म हो गया, इंग्लिश पढ़ाएगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से। ठीक है, फिर अब इसमें क्या बचा, पी, तो पी क्या पढ़ाएगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएगा, और यहाँ से आर क्या पढ़ाएगा, आर साइंस पढ़ाएगा। 3 चीज़ें हमें पता चल गई। अब देखते हैं, अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट से देखें, यहाँ पर एक बार हम ये ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड से देखते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड से हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पर देखते हैं तो पी दोनों में कॉमन है और इधर कुछ कॉमन मिल रहा है, CS कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्या पढ़ा देगा, फिर पी का CS तो निकल चुका है, तो यहाँ पर क्यू, क्यू तो इंग्लिश पढ़ा रहा है, यानी यहाँ से क्या कन्फर्म हो जाएगा, एस क्या पढ़ाएगा, जो एस है वो क्या पढ़ाएगा, मैथ्स पढ़ाएगा। अब देखो टी तो यहाँ पर किसी में कॉमन मिल नहीं रहा है, और अगर क्यू कॉमन मिल रहा है, तो अगर क्यू इसको हम फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, PQ TQ, तो इधर कोई सब्जेक्ट तो कॉमन मिल नहीं रही है, तो यहाँ से कन्फर्म ही नहीं हो पाएगा कि कौन क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह हम लोग सेकेंड और लास्ट देखें, RQ है TQ है, तो इधर क्यू तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या कोई कॉमन है, इंग्लिश साइंस हिंदी फ्रेंच, तो इधर भी कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ से कन्फर्म नहीं हो पाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, किस विषय को 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं, तो यानी अगर हम लास्ट वाला स्टेटमेंट देखें यहाँ पर, तो टी और क्यू हैं, ये क्या पढ़ाएंगे, हिंदी और फ्रेंच। अब देखो क्यू जिस टाइम, या तो यहाँ पर कन्फर्म तो हो ही नहीं पाएगा कि क्यू इसमें से क्या पढ़ा रहा है और टी क्या पढ़ा रहा है, तो क्यू अगर इसमें से हिंदी पढ़ा रहा होगा तो उस टाइम इंग्लिश तो पढ़ा नहीं पाएगा, तो इंग्लिश उस टाइम किसको पढ़ाना पड़ेगा, या तो फिर पी पढ़ाए या तो आर पढ़ाए, क्योंकि इन्हीं 2 में से कोई पढ़ा सकता है। और क्यू अगर हिंदी नहीं फ्रेंच पढ़ा रहा होगा तब भी उस टाइम इंग्लिश किसी और को पढ़ाना पड़ेगा, तो इंग्लिश पढ़ा कौन सकता था, पी या फिर आर, क्योंकि इन्हीं 2 में इंग्लिश क्या है, कम आ रही है। तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश विषय ऐसा है जिसको 2 से अधिक शिक्षक पढ़ा सकते हैं, कौन कौन, क्यू हो जाएगा, इंग्लिश के लिए कौन कौन सा हो जाएगा,
क्यू तो निकाल ही लिया था, और बाकी अगर कंडीशन से चेक करेंगे तो यहाँ से पी आएगा और साथ में कौन आएगा, आर आएगा। तो इसको 2 से अधिक से छकड़ाएंगे, यानी कौन सी सब्जेक्ट, अंग्रेजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये सब थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इनके लिए बस आपको क्या है कि यही इनइक्वलिटी बना के चेक करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नीचे खाली जगह को भरने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन क्या है, एक नदी में हमेशा डेल्टा होते हैं, तो सारी नदियाँ तो डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा को ही ले लो, डेल्टा नहीं बनाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर क्या है, एक नदी में हमेशा वृक्ष होते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि वृक्ष नदी के किनारे लगे ही हों, ये भी गलत है। एक नदी में ज़रूरी नहीं कि नाव चल रही हो, एक नदी में हमेशा क्या होगा, उसका कोई ना कोई किनारा जरूर रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका में गायब संख्या का पता लगाएं। मतलब यहाँ पर ये टेबल दी गई है, इसमें एक नंबर क्या है, मिसिंग है, हमें ये नंबर बताना है क्या होगा। तो देखो, अगर हम ऐसे चेक करते हैं 4 8 9 12, तो क्या लग रहा है 12 तो इतनी आसानी से बन नहीं पा रहा है। तो अगर हम नीचे को चेक करते हैं इसमें रो में, तो क्या है 4 6 13 2 2 1, तो इधर हम चेक कर सकते हैं कि इधर शायद कुछ बन सकता है। नंबर ये बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लाई करके हो सकता है आ जाए, या फिर इतना बड़ा नंबर स्क्वायर करके बन सकता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर, जब भी नंबर बहुत बड़ा बना करे तो उसको या तो फिर आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक करें, या फिर उसको स्क्वायर करके चेक करें। और अगर नंबर बहुत छोटा बनना है, बहुत ही ज़्यादा छोटा बनना है, तो फिर डिवाइड वाले ऑप्शन पे जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 + 6 12, 12 + 9 21, 21 का 1 आएगा, 2 2 1 3 3 6 6 6 12, 12 का 1 और 1 1 2, यानी यहाँ पर क्या आ गया 2 2 1, यानी ये तो मैच कर गया। एक और चेक कर लेते हैं, 8 का चेक कर लेते हैं। 8 का कितना हो जाएगा, 64। 11 का 121, 10 का 100। इसको चेक करो, 4 1 5 6 2 8 1 1 2 285, ये भी मैच कर गया। यानी यही क्या है, यही लॉजिक फॉलो कर रहा है, यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। 1 का स्क्वायर 1, 15 का स्क्वायर 225। ऐड कर दो इसको, 5 + 1 6 6 + 1 7, 8 2 10 2 1 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 307, यानी सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें अक्षर की बाईं ओर 5वां होगा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यानी उल्टा लिख दिया जाए ABCD को, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, Z Y X, इधर C, फिर B, फिर A, यानी इधर से लिख दी गई है ABCD, ऐसे चलती चली गई। अब क्या करना है, तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें अक्षर के बाईं ओर 5वां होगा। तो यहाँ पर क्या बताना है, देखो कौन सा अक्षर बायां, यानी लेफ्ट से 14th, लेफ्ट से 14th मान लेते हैं, वो यहाँ पर आ रहा है, ये हो गया। अक्षर के बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट, 5वां होगा, तो इसके 5वां 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। ये यहाँ पर जो है उसके बारे में पूछा गया हमसे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम इस अक्षर की बात करते हैं जो यहाँ से 5th है, तो यहाँ तक कितने लेटर थे, 14 थे। अब इसमें अगर हम 5 माइनस कर दें, 1 2 3 4 5, तो ये लेफ्ट से कौन सी पोजीशन बनेगी, 9th बन जाएगी।
लेफ्ट से। देखो यहाँ पर ये जो लेटर है ये लेफ्ट से 14th है, फिर क्या बोला जा रहा है इसके बाईं ओर पांचवा लेटर, तो 1 2 3 4 5, यानी बाईं ओर पांचवा लेटर तो इससे 5 कम पोजीशन पे ही तो आएगा, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9th पोजीशन, यानी इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी 9th। और हमने क्या बताया है इसकी पोजीशन आप राइट से निकाल लीजिए, तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितने लेटर होते हैं 26, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 9th प्लस राइट माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 26 माइनस 16 से 8 जाएगा 8 18। इसको लिख लेते हैं 1 मिनट। राइट से 18 किसका होता है आर का हो जाता है। लेटर आपको याद होनी चाहिए किस पोजीशन पे कौन सा पड़ता है। देखो और अगर इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हमें लेफ्ट से पोजीशन पता है और हमें राइट से डायरेक्टली बतानी है तो 27 और माइनस से वो पोजीशन कर दो सीधे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नीचे दी गई संख्या की श्रृंखला में गुम संख्या का पता करें। 2 6 12 20 30 42 56 90। अब देखो यहाँ पर अगर देखते हैं तो सबसे पहले अगर कोई हमें श्रृंखला दी हुई होती है तो हम उसमें देखते हैं कि नंबर में क्या है वेरिएशन कितना चल रहा है। तो यहाँ पर 6 12 20 यहाँ पर नंबर बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 +6 फिर +8 फिर यहाँ पर 10। तो एक लॉजिक तो यहाँ पर इसको देखते हैं +4 किया यहाँ पर कितना हो रहा है +4 +6 +8 यहाँ पर +10 +12 +14। तो अब कितना होगा 4 6 8 10 12 14, तो अगला कितना होगा +16। ऐड करो 6 6 12 और 5 1 6 और 7, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72। ये हो गया। अगर ये नहीं मिल रहा है तो देखो यहाँ पर 2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1, इसको 3 + 3, इसको 6 + 6, इसको 10 + 10। तो यहाँ से तो कोई लॉजिक मिलेगा नहीं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं 1 को तो हमने कहा क्या बताया था क्यूब लगाओ स्क्वायर लगाओ कुछ भी करो, 1 स्क्वायर + 1 कर सकते हैं, 2 स्क्वायर + 2 कितना आएगा 6 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। 3 स्क्वायर + 3 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 स्क्वायर + 4 करें, ये कितना बनेगा 2, ये कितना बनेगा 4 + 2 6, ये कितना बनेगा 3 3 9 + 12 3 12, ये कितना बनेगा 16 + 4 20। तो एक तो ये भी पैटर्न फॉलो कर जाएगा, तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। तो 8 का स्क्वायर +8 मतलब सेम नंबर का स्क्वायर फिर वही सेम नंबर ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 64 + 8 कितना आ जाएगा 8 4 12 6 1 7। यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा 72। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।